वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिवीजन पार्ट 2। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और जो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, ठीक है, वो हमारे जो मिरर्स हैं वो शो करते हैं। तो हमने मिरर्स के बारे में भी पढ़ा, जिसके अंदर हमारा प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर्स में कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करी, और उसके बाद हमने मिरर फार्मूला ड्राइव किया। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब हमारा आता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती हैं, ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट हमेशा ही रखा जाता है। इमेज है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी आती है और नीचे भी आती है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो H1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है जब मैग्नीफिकेशन लेते हैं हम, जो साइज़ ऑफ द इमेज और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो लेते हैं, तो अगर हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो हमारी जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारी H1 और H2 दोनों ही पॉजिटिव हों। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। तो नेगेटिव कब आएगा? जब H2 नेगेटिव हो, क्योंकि H1 तो हमने देखा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन हमें इमेज के नेचर के बारे में बताता है। हम मैग्नीफिकेशन से ही पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर देखिए स्टूडेंट, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है केस में। तो अगर हम रियल की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं, तो मैग्नीफिकेशन में H1 पॉजिटिव और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है वो नेगेटिव। हमने न्यू साइन कन्वेंशन में स्टडी किया था। तो कनकेव के केस में हमारा मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव आया है, -H2/H1। स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और देखने की है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम डिसाइड करेंगे H2/H1 से। जो आपकी साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये आपका अगर पॉजिटिव आता है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव। इसके इक्विवेलेंट जो V/U है, ठीक है, V/U है, ये एक फार्मूला बन जाता है, -H2/H1 इज इक्वल टू V/U, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया, लेकिन मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा ये डिसाइड करता है H2/H1 का रेशियो। तो देखिए कनकेव के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। एक केस ऐसा भी होता है जब हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास रखते हैं पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, तो कनकेव के केस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम वर्चुअल इमेज का केस लें, तो वर्चुअल इमेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो जो इनका रेशियो आएगा वो पॉजिटिव, तो M इज़ पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि कनकेव मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में देखो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज बनती है मतलब हमेशा इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो जो H2/H1 रेशियो आएगा ये पॉजिटिव आएगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है और हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। व्हेन M ग्रेटर देन 1, अगर M 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज फॉर्म इज इन लार्ज। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है
तो हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। व्हेन m इज़ लेस देन 1 तो इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड। अगर m 1 से छोटा है तो हमारी इमेज छोटी बनेगी। व्हेन m इज़ पॉजिटिव इमेज मस्ट बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर m आपका पॉजिटिव आया है तो इमेज हमेशा ही इरेक्ट और वर्चुअल होती है। इरेक्ट मतलब होती है सीधी, वर्चुअल मतलब आभासी। व्हेन m इज़ नेगेटिव, अगर m आपका नेगेटिव है तो इमेज मस्ट बी इन्वर्टेड एंड रियल। अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड और रियल होगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्नीफिकेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव ओनली। कन्वेक्स मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल की सहायता से हम ये शो करते हैं। एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2.00 मीटर। एक कन्वेक्स मिरर है जो व्हीकल के अंदर लगाया गया है पीछे का व्यू देखने के लिए, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2.00 मीटर है। इफ़ ए बस इज प्लेस्ड एट 5.00 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर, एक बस है जो इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है, तो फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है जो कि फोकल लेंथ की दुगनी होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। r इजकल टू 2f, तो मैं f/2, ठीक है। अब बस आपकी पीछे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो देखिए आपका कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, और मिरर के सामने होता है वो हमेशा नेगेटिव। मिरर के सामने नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं और पीछे पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारी पॉजिटिव आएगी कन्वेक्स के केस में, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस में इमेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप v निकाल लीजिए मिरर फार्मूला यूज़ करके, 1/v + 1/u = 1/f। तो हमारी v आ गई 0.83 मीटर। तो v हमारी पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आई है तो सीधी बात है कि हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, और मिरर के पीछे हमेशा इमेजेस हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, इससे हम इमेज की साइज़ बता सकते हैं। तो इमेज इज स्मॉलर इन साइज बाय ए फैक्टर ऑफ 0.166, ठीक है। सिंपल है, हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करके इमेज की साइज़ बता दी, और मिरर फार्मूला यूज़ करके हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। तो मैग्नीफिकेशन से ही बता सकते हैं, जैसे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और आपकी इमेज है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है तो उससे भी आप बता सकते हैं कि हमारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल 2 है, इसके अंदर कनकेव मिरर लिया गया है। ऑब्जेक्ट साइज गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ, कनकेव के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही आप मिरर फार्मूला यूज़ करोगे, आपका जो मिरर फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे, तो मिरर फार्मूले से v आ जाएगा जो कि नेगेटिव आया है। अगर v आपका नेगेटिव आया है तो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड है। मैग्नीफिकेशन से आप इमेज की हाइट बता सकते हैं, तो वो आपकी आई है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो गिवन है, तो हमारी हाइट ऑफ द इमेज आ गई 0.50 सेंटीमीटर। तो इमेज इज़ इनलार्ज एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से बड़ी है और इन्वर्टेड है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फिनोमिना शुरू होता है रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है जिस वजह से उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज, ठीक है, वो सब सेम रहता है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और फेज है वो सेम रहता है।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का जो बेसिक काज है वो क्या है स्टूडेंट, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर रेयर मीडियम होता है एयर या वैक्यूम टाइप का, ठीक है, जहाँ पार्टिकल दूर दूर हों, और डेंसर मीडियम होता है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल हैं वो पास पास होते हैं। तो रेयर टू डेंसर, तो स्टूडेंट जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम के अंदर हमारे एयर पार्टिकल पास पास होते हैं, या जो मीडियम होता है उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। तो जब हमारी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक काज होता है चेंज इन वेलोसिटी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये हमारे 3 लॉज है रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड फेज ऑफ द लाइट डू नॉट चेंज। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी और फेज है वो चेंज नहीं होता है। हाउएवर द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज, लेकिन जो वेलोसिटी है लाइट की और जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती हैं। सेकेंड लॉ है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ठीक है, टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं, लाइज एट द सेम पॉइंट। थर्ड लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट या रिफ्रैक्शन एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम चेंज होता है तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू। यहाँ पे आई वन आई ले लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब इनकी वैल्यू रखते हैं तो म्यू टू अपॉन म्यू वन हमारा आता है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये एक बहुत ही फेमस लॉ है जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप कहें कि ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या हमारे कोई भी हम कह सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दो मीडियम का कंपैरिजन होता है। ठीक है, कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जब हमारी लाइट किसी लाइट वैक्यूम या एयर में ट्रैवल कर रही है और जो किसी मीडियम में जाती है तो उनकी वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया जो, ठीक है, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यू कैन से हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए हैं सब्सटेंसेस के। जैसे डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.42, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है वो हमारा डेंसर, काफ़ी डेंस मटेरियल होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डायमंड का है, आइस का फिर 1.31 है, वाटर का 1.33 है, एयर का 1.00293 है, ऑक्सीजन का 1.0000271 है, हाइड्रोजन का 1.0000139, इसी प्रकार CO2 का 1.00045। ठीक है, तो एक तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं किस वे में? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दूसरा, आप जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे म्यू 12 जो दिखाया गया आपको, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो जैसे 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जो नीचे होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऊपर होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट। जैसे 1 म्यू 2 है
तो यहाँ पे आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और जब आपको इसको दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में लिखोगे तो जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, μ2 ऊपर लिखा जाएगा, μ1 नीचे लिखा जाएगा। और जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, और दोनों का ही क्या होता है, आप इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और सेकंड इनको रिलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा v2/v1। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें आप इसी चीज़ को समझेंगे। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी अलर्टनेस नहीं दिखाएंगे तो ये न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। सबसे पहले आपको 3/2 क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का दिया गया है एयर के रिस्पेक्ट में, तो जिसका होता है उसको अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो जिसका होता है वो नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो ऊपर। तो ग्लास का है तो ग्लास नीचे और एयर के रिस्पेक्ट में तो एयर ऊपर। ठीक है, और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपका होगा μg/μa। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लें। तो μg है हमारा 3/2, और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर μWa, ठीक है, वो है 4/3। ठीक है, आप इनको इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए आपको क्या गिवन है, μg/μa, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 3/2। ठीक है, और μW/μa ये आपका है 4/3। तो आपको वाटर के रेस्पेक्ट में बताना है, तो वाटर के जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उसको ऊपर रख लीजिए, और जिसके रेस्पेक्ट में है, जिसका निकालना है वो तो ऊपर, और जिसका रेस्पेक्ट में लेना है वो नीचे। तो यहाँ से μa से μa कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारा आ जाए। इस पर ध्यान दीजिए कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये ऐसे ही पूछ सकता है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करें। तो आपके इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या पूछा है, इसने पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास ऊपर आएगा, वाटर नीचे आएगा, तो आपका μa से μa कट जाएगा। तो ग्लास का कितना है 3/2, और वाटर का क्या है 4/3। ठीक है, जब ये 4/3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो 3 × 3 9, और 4 × 2 8, तो 9/8। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि यहाँ पे ये जिसका होता है वो नीचे होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, 9/8 आ गया। अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ये पूछ ले आपसे कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो फिर ये चेंज हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल ध्यान से देखें। ये न्यूमेरिकल दिखने में आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स है ना इस न्यूमेरिकल में इसीलिए गलती करते हैं कि वो ध्यान से देखते नहीं है कि क्या पूछा गया है, कि ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का निकालना है, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप है ना इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो हमारा आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक तो आप लोगों ने लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में। उसके बाद आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टडी किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा दो वेलोसिटीज़ का कंपैरिजन होता है,
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, आप लोगों ने देखा यहाँ पर। फिर हमने कुछ सब्सटेंसेस लिए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमने बताया, तो हमने देखा कि डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये शो करता है, जिसका ज़्यादा होता है वो मटेरियल उतना ही डेंसर होता है, जिसका कम होता है वो उतना ही कम डेंस होता है। ठीक है। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड करें, जो आपकी बुक में है, अदर बुक्स में है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।